सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा खत्म हो चुकी है और आप लोगों ने अभी एक्सपेक्टेड अपने मार्क्स देख लिए होंगे। काफ़ी स्टूडेंटों ने मुझे बताया कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप सीटेट के लिए भी हमारी तैयारी कराइएगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू करूँगा और उसमें जैसे कि इससे पूर्व मैं आप लोगों के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आता था और उन्हीं को एक्सप्लेन करता था। लेकिन इस बार सीटेट के लिए मैं पहले क्या करूंगा, आप लोगों के सामने पूरी एक चैप्टर की थ्योरी आपके सामने लाऊंगा और उसके बाद सेकंड जो वीडियो होगी उस पर आधारित वो होगी आपकी उससे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट 2022, आपको पता होना चाहिए 2022 का जो पेपर होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है। दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड डेट है दिसंबर 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में होने वाला है। ये एक नोटिफिकेशन आई थी सीटेट की जुलाई में। यद्यपि अभी फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन इसकी जो पेपर की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक बताई जा रही है। 2023 तक चलेगा, ठीक है। और ये ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा। दोस्तों, तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा ज्ञान जो होना चाहिए वो सुदृढ़ होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों का जो आपका सोशल स्टडी वाला पोर्शन है और भाषा वाला पोर्शन है और ये आपका सीडीपी वाला पोर्शन है, इसमें आप लोग लगभग 90% मार्क्स तक हिट कर पाओगे। ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि जिन बच्चों ने मुझे यूटेट में फॉलो किया था तो उन लोगों ने मुझे खुद बताया है कि उनके एसएसटी में 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, हिंदी में उनके 20 to 25 5 मार्क्स के 20 में चल रहा है। तो काफ़ी कुछ मुझे पता है दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चनों की प्रकृति होती है और कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन पर मैं डिस्कस आप लोगों के सामने करता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, इसको मैं आपको विशेषकर सीटेट की नज़रिए से लेकर आया हूं। और आपको पता है दोस्तों कि जो सीटेट होता है, सीटेट में क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं। वहां पर डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, या इस तरीके से वो घुमा करके आपको पूछेगा। तो उन्हीं उन्हीं तथ्यों को हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि प्याजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। कि जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है बच्चों में वो किस प्रकार से होता है, जीन प्याजे ने इसके ऊपर एक अपनी थ्योरी दी थी और इसमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं यानी कि 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास से क्या समझते हैं हम लोग, ठीक है। संज्ञान का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, जानना। जानना और जब हम जानेंगे, ठीक है, संज्ञान का मतलब होता है जानना, और जब हम जानेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो ज्ञान होगा वो एक ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। कोई भी चीज जान करके ही हम क्या करेंगे, ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। तो यही बात हो रही है कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि ज्ञान का अर्जन किस प्रकार से बच्चे करते हैं, उसकी ही बात की है जीन प्याजे ने, और बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया जीन प्याजे ने। और कहा है कि संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है बालक की मानसिक क्षमता का विकास, यानी कि मानसिक क्षमता का जो बालक का जो विकास होता है, ठीक है, वही आपका संज्ञानात्मक विकास है। अब मानसिक क्षमता क्या होती है दोस्तों, इसमें आगे लिखा है कि जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है। यानी कि मानसिक क्षमता में क्या क्या आपका होता है, बुद्धि होती है, चेतना होती है, आपके विचार होते हैं और आपकी समस्या समाधान की जो क्षमता होती है, ये सारी चीजें शामिल किसके अंतर्गत होती हैं दोस्तों, मानसिक क्षमता के अंतर्गत। तो मानसिक क्षमता क्या है, बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता ही मानसिक क्षमता कहलाती है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो विकास होना शुरू होता है, यानी कि जो मानसिक क्षमता का विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास का जो संज्ञानात्मक जो विकास शुरू हो जाता है, ये आपका शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वैसे ही क्या हो जाता है, शैशवावस्था से ही संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है, ठीक है। तो एक बच्चे से लेकर बुद्धिमान व्यक्ति तक बनने का जो सफर होता है वही संज्ञानात्मक विकास के चरण कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बच्चे से लेकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने तक का जो सफर होता है, जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं,
वही आपकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कहलाती हैं, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ना है। तो ये चीज आपको पता लग गया है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है, और मानसिक क्षमता के अंतर्गत क्या आता है, बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता होती है। और जो संज्ञानात्मक विकास जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो शैशवावस्था से शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और संज्ञानात्मक विकास एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो विकासात्मक प्रक्रिया है दोस्तों, इसके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। विकासात्मक प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें एक छोटा बच्चे से लेकर एक बुद्धिमान व्यक्ति तक का बनने की प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो संज्ञानात्मक विकास को आप समझ चुके हैं। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो जीन पियाजे ने इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो अब आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रवर्तक जीन पियाजे, जो कि एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि कौन से किस देश के थे जीन पियाजे, तो स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, या बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्लियर अपने माइंड में रख लेंगे। अगली बात करते हैं कि संज्ञान क्या है। संज्ञान मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि मानसिक क्षमताओं का विकास ही संज्ञान होता है, यानी कि मानसिक जो क्षमताएं होती हैं हमारी, वो संज्ञान होता है। या फिर कुछ इस तरीके से मैंने बताया कि जानकारी प्राप्त करना भी क्या है, संज्ञान है। या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संज्ञान क्या होता है कि प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है, जिससे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि वातावरण में जब आता है व्यक्ति, तो वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखता है, और उन वस्तुओं, यानी कि वो वस्तुएं उद्दीपक का काम करेंगी, और उस वस्तु को देख करके उसके मन में एक क्रिया होती है, और यानी कि वो व्यवहार करने लगता है उसके बाद, ठीक है। और उस व्यवहार का जब वो तालमेल बनाता है, तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है दोस्तों। तो यही उसका क्या कहलाता है, संज्ञान कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो संज्ञान के बारे में आप लोग क्लियर जान चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपका जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने ही बच्चों पर, अपने 3 बच्चों पर दोस्तों, और आसपास के बच्चों पर ये संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रयोग किए थे। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कभी आ जाता है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है या सही है, तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी दे सकता है कि जीन पियाजे के बारे में पूछ ले वो, कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। जीन पियाजे के और एक कोई और दे देगा, इस तरीके से आप लोगों को पता है कि वो समझ के आधार पर प्रश्न देगा सीटेट। तो ये चीज यहां तक आपकी क्लियर हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट बात पे चलते हैं, संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय। अब देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास को अगर हमने जानना है तो हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें संज्ञानात्मक विकास को जानने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसके बारे में कि पियाजे ने कुछ चीजें बताई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो होती है वो होती है अनुकूलन की दोस्तों, ठीक है। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन सिंपल सी अगर भाषा में हम बोलेंगे कि जिस प्रकार से हम समुदाय में रहते हैं या समाज में रहते हैं, वही अनुकूलन है। यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। दूसरी चीज आपको देखना समझना पड़ेगा दोस्तों कि समायोजन। समायोजन क्या होता है, देखिए बच्चे, हमेशा याद रखिएगा, बच्चों में ज्ञान पहले से ही रहता है, ठीक है ना। बच्चे किसी भी वस्तु के बारे में अपनी एक ज्ञान की पराकाष्ठा बना चुके होते हैं दोस्तों। तो कभी भी बच्चों के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है। तो समायोजन क्या होता है, पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके, ठीक है। हमारा जो पूर्व ज्ञान है और जो हमने योजना बना रखी है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना समायोजन कहलाता है, ठीक है। यानी कि अपने पूर्व ज्ञान को हटा करके, ठीक है, वातावरण के साथ जो तालमेल बनाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विकेंद्रीकरण होता है, एक शब्द आएगा यहाँ पर विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता, या समस्या समाधान का अलग अलग तरीके से सोचना विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि कोई समस्या है, उसको अलग अलग रूप से समझने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सोचना ही क्या है, विकेंद्रीकरण है दोस्तों। इतना हम
क्लियर। तो यहाँ पर अनुकूलन हमने समझ लिया कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, समायोजन समझ लिया कि पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से समझ पाने की योग्यता, या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सोचना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। तो ये चीज आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। अगली बात पे चलेंगे, संज्ञानात्मक विकास के चरण। अगर हम चरणों की बात करें तो कौन कौन से चरण आते हैं संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है। अभी अवस्थाओं पर हम नहीं पहुंचे हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के चरण हम देखेंगे दोस्तों। यहां पर आ रहा है दोस्तों कि अनुकूलन, सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास के चरण में वही बात आ रही है कि अनुकूलन, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अभी जैसे कि हम देख चुके हैं कि वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना ही अनुकूलन है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनुकूलन का अर्थ है समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो अपने व्यवहार में हम जब परिवर्तन लाएंगे समाज के वातावरण को देखते हुए, ठीक है, तो उसे ही अनुकूलन कहते हैं, जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके, ठीक है। जब हम उस समाज के हिसाब से ढल पाएंगे, जैसे उसके नीति नियम होते हैं, ठीक है, तो उसी तभी हम उस समाज में रह पाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर बात आ रही है कि अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उसके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिल सके। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि किसी भी समूह को अपनाने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए, यानी कि उस समूह के विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का जो त्याग करते हैं हम, ठीक है, जिससे कि हम उस समूह को क्या कर पाएँ, ज्वाइन कर पाएँ, यही आपका क्या होता है, अनुकूलन होता है। तो यहाँ पर जैसा देश वैसा भेष वाली बात आ जाती है, ठीक है, यानी कि जैसा देश वैसा भेष संज्ञानात्मक थ्योरी के किस प्रत्यय के साथ मैच करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुकूलन के साथ, ठीक है। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार से हमें वहां पर रहना पड़ेगा। यद्यपि हमारे क्या हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, तो हमें उन विचारों को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात पे चलता हूं, आत्मसातकरण, ठीक है, एसिमिलेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, तो आत्मसातकरण में क्या होता है, इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है, ठीक है। पुराने ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण। अब यहां पर से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है कई बार, जैसे क्या होता है दोस्तों, आपने पुराना ज्ञान क्या है कि उसको साइकिल चलानी आती थी, ठीक है, लेकिन नया ज्ञान, उसी पुराने ज्ञान के आधार पर उसने क्या सीख ली है, बाइक सीखने में उसको मदद मिलती है, ठीक है। यानी कि उसने अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन कर लिया है, यानी कि साइकिल सीखने के ज्ञान से उसने क्या कर लिया है, बाइक सीखने में उसको मदद मिल गई है। तो यही आपका आत्मसातकरण होता है दोस्तों, यानी कि पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करना आत्मसातकरण कहलाता है। तो एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि एक बच्चा साइकिल सीखता है तो उसे बाइक सीखने में मदद मिल जाती है, यह प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे आत्मसातकरण, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसको कहीं ना कहीं साइकिल चलानी आती थी, ठीक है, यानी कि उसके अंदर ज्ञान था और उसी ज्ञान के आधार पर उसने क्या सीखा, बाइक चलानी सीख ली। तो यही आपका आत्मसातकरण कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, साम्य धारणा, ठीक है। अब एक होती है साम्य धारणा दोस्तों, साम्य धारणा यानी कि कॉन्सेप्शंस, ठीक है। इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को स्थापित करता है। देखिए दोस्तों, आपको आत्मसात क्या होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का अर्जन, और समायोजन क्या होता है दोस्तों, अपने पूर्व ज्ञान का त्याग करके या फिर उसमें परिवर्तन करके, ठीक है, समाज के हिसाब से ढलना समायोजन कहलाता है। तो जब क्या होता है कि कभी साम्य धारणा क्या होती है दोस्तों, कि जब कभी कोई समस्या बालक के सामने आती है तो वो सबसे पहले उसमें क्या करता है, उसको आत्मसात करने की कोशिश करता है, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर क्या करता है, उस समस्या का निपटान करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है, तब वो क्या करने की कोशिश करता है, समायोजन करने की कोशिश करता है दोस्तों, ठीक है। तो समायोजन की कोशिश में क्या करना पड़ेगा, उसको पूर्व ज्ञान को क्या करना पड़ेगा, पूर्व ज्ञान को, उसको अपने जो पूर्व ज्ञान को है उसको त्यागना पड़ेगा और नए तरीके से उस समस्या के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो उस पूर्व ज्ञान को भी एक आधार बना करके एक तालमेल बैठाए,
ठीक है, जिससे कि उसका आत्मसात भी बचा रहे और उसका समायोजन भी हो जाए। इसी कंडीशन को ही क्या कहते हैं, साम्य धारणा कहते हैं दोस्तों। यहां पर आप चीज क्लियर माइंड में रख लीजिए कि इसमें आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन को स्थापित किया जाता है साम्य धारणा में। तो साम्य धारणा यानी कि कॉन्सेप्शन, तो इसके बारे में भी हमने जान लिया है कि बच्चे के सामने होता है, हम लोग भी कई बार होता है कि कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, अपने पहले पुराने समस्याओं के आधार पर उसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं मिल पाती है तो तब हम उसे क्या नए तरीके से यानी कि समायोजन करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर एक गैप आता है, उस गैप को भरने के लिए ही हम क्या करते हैं, साम्य धारणा कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, साम्य धारणा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों, मानसिक संक्रिया। ठीक है, मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशन। तो मेंटल ऑपरेशन भी बच्चे के माइंड में चलता रहता है। इसमें बच्चा खुद किसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं चिंतन करता है। ठीक है, स्वयं चिंतन करना ही क्या है, मानसिक संक्रिया है। ठीक है, उस समस्या के समाधान के बारे में सोचता है एवं उससे संबंधित जानकारी एकत्र करता है जिससे उस समस्या का समाधान हो सके, इसलिए वह अनेकों प्रयत्न करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, मानसिक संक्रिया कहते हैं। यानी कि मानसिक संक्रिया यानी कि जो स्वयं के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उसके लिए वो काफ़ी प्रयास करेगा, ठीक है, प्रयत्न करेगा, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करेगा, तो ये मानसिक संक्रिया के अंतर्गत आता है दोस्तों। अगले पॉइंट पे चलते हैं, विकेंद्रण। विकेंद्रण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है दोस्तों। वास्तविकता का चिंतन, जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है कि ये बना होगा, ये कैसे बना होगा और इसका उपयोग कैसे होता होगा, कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो विकेंद्रण उसी को कहते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो विकेंद्रण आप समझ चुके हैं। विकेंद्रण का मतलब क्या हो चुका है कि वास्तविकता का चिंतन करना। तो वास्तविकता का चिंतन करना क्या कहलाता है, विकेंद्रण कहलाता है। और आप सिंपली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बच्चे को अगर खिलौना दिया जाता है तो वो यथार्थ में जीने की कोशिश करता है, वो देखता है कि ये खिलौना कैसे बना होगा, इस तरीके के काफी सारे प्रश्न उसके उस वस्तु को देख करके उसके माइंड में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही उसके क्या है, विकेंद्रण। तो ये सारी चीजें संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। तो ये चीज हम सभी को पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं। अब उन्हीं 4 अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा से देखेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी गामक अवस्था, या इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं या पेशीय गामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था जो पहली है दोस्तों, ये होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि 0 से 2 ईयर तक होती है दोस्तों। इसमें क्या क्या होती हैं, ठीक है, इसमें जो मानसिक जो क्रियाएं होती हैं वो इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। यानी कि यहाँ से बच्चा अपना जो शारीरिक हाथ पांव हिलाना स्टार्टिंग करना शुरू कर देता है, जिससे कि उसके और अपने इंद्रियों की सहायता से, यानी कि नाक, मुंह, कान, ठीक है, इनका प्रयोग करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी जो पेशियां हैं वो उनमें मजबूती लाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, जैसे भूख लगने की स्थिति में बालक रो कर व्यक्त करता है, भूख लगेगी तो उसको रो करके व्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये भूख लगने पर रोने की स्थिति संवेदी गामक स्थिति यानी कि 0 से 2 वर्ष के उसमें होते हैं। यद्यपि ये आगे भी चलती रहती है, 10-11 साल तक भी बच्चे इस चीज़ को करता है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से सीखता है वो। ठीक है, कि भूख लगेगी तो बच्चा रो करके व्यक्त करेगा। जिन वस्तुओं को वो प्रत्यक्ष तो देखते हैं उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। ठीक है, जिन वस्तुओं को वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण कब विकसित होता है बच्चों में, कहां पर, तो यानी कि लगभग जब 8 महीने का जब बच्चा होता है दोस्तों, वहां पर उसके अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। यानी कि स्थायित्व यानी कि वस्तुओं का स्थायित्व हो जाता है। जिन वस्तुओं का स्थायित्व होता है उनके बारे में, यानी कि आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है कि जैसे कोई खिलौना हमने दिखाया बच्चे को और उसके बाद हमने उसको छुपा दिया एक कंबल के नीचे और आधा दिख रहा है, उसके बाद बालक को लगेगा कि ये वस्तु वहां पर है। ठीक है, उसको पता है कि कंबल के ही नीचे खिलौना छिपा हुआ है। उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बाद वो कंबल तक पहुंचने का प्रयास करेगा और वहां उस खिलौने को ढूंढने की कोशिश करेगा।
ठीक है, यानी कि उसको ये पता है कि खिलौना यही हो सकता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदी गामक अवस्था यानी कि जो पहली अवस्था होती है संवेदी पेशीय अवस्था, उसमें बच्चे के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है। तो जो संवेदी गामक अवस्था होती है ये अनुकरण यानी कि जैसा माँ बाप करते हैं या जो अपने छोटे भाई बहन करते हैं उनके उनके हिसाब, अनुकरण का मतलब नकल करना। ठीक है, अनुकरण करते हैं, उसके बाद उस अनुकरण जो भी वो सीखते हैं अनुकरण के द्वारा उसको अपने दिमाग में रखते हैं। ठीक है, और उसको दिमाग में रखने के बाद वैसा करते हैं। ठीक है, और अपना मानसिक निरूपण से संबंधित है। ठीक है, और उन्हें पता लग जाता है कुछ कुछ टाइम के बाद कि ये मेरा इस रिलेशन में है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरा जो भी रिलेशन होता है, तो उसका मानसिक निरूपण से संबंध करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दूध सिर्फ माँ पिलाती है ना, तो पता है कि जैसे टॉफी लाएंगे तो पापा लाएंगे, तो इस तरीके का उनका मानसिक एक निरूपण हो जाता है। तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण किस अवस्था से संबंधित है? तो संवेदी गामक स्थिति से संबंधित है। ठीक है, इसे इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, तो ये चीज आप रख लेंगे। तो संवेदी गामक या पेशीय गामक अवस्था आप लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण यहाँ पर स्थापित करते हैं बच्चे, ये चीज आप लोगों को समझनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक। कहां से लेकर कहां तक? 2 से 7 वर्ष तक। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। ठीक है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लग जाता है और साथ ही साथ उसमें विभेद भी करने लग जाता है। ठीक है, इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो भाषा का विकास कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, आसपास की वस्तुओं को पहचानना और उसको विभेद करना कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, तो शिशु गिनती गिनना, रंगों की पहचान, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं का संग्रह करने लगता है। तो गिनती गिनना हो गया, रंगों को पहचान करना हो गया, ये सारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है 2 से 7 वर्ष के भीतर। ठीक है, उसके बाद माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच में दोस्तों। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप लोग समझ चुके हैं कि आपस में वस्तुओं को पहचानना और उसमें विभेद करना, भाषा का विकास भी प्रारंभ होता है, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारे का ज्ञान होना, हल्की चीज़ और भारी चीज़ का ज्ञान हो जाता है उसको लगभग 7 साल की उम्र तक। ठीक है, और माता पिता की आज्ञा मानना, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर से हम एक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करेंगे कि किस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन आएंगे। और देखिए दोस्तों, इसके बाद एक वीडियो में जो पार्ट 2 डालूंगा इसका, तो वहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट बात पे चलते हैं दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो तीसरी अवस्था है दोस्तों वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये चलती है आपका 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो अवस्था है इसमें क्या होता है? बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। ठीक है, अनुकूलन का मतलब आप समझ चुके हैं दोस्तों, अनुकूलन इसीलिए ये शब्द आया था। ठीक है, अनुकूलन का मतलब होता है कि समुदाय के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना। ठीक है, तो बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए और कई नियमों को सीख लेता है, यानी कि वो समाज में किस तरीके से रहना है, इन नियमों को, काफी नियमों को सीख जाता है वो। ठीक है, इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा विश्वास की अवस्था होने लग जाती है उसकी। यहाँ से अब बच्चे के अंदर विश्वास वाली बात आ जाती है, विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि चिंतन करने लग जाता है दोस्तों। ठीक है, लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करने लग जाता है। ठीक हो गया, तो लंबाई, भार, अंक प्रत्ययों पर चिंतन शुरू हो जाता है उसका। ठीक है, और दूसरों पे विश्वास करना लग जाता है। उसके बाद भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास की अवस्था में हो जाता है। ठीक है, भाषा के संप्रेषण यानी कि भाषा बोलना की योग्यता का विकास उसमें होने लग जाता है और वो एक अच्छा वक्ता बनने की ओर अग्रसर रहता है दोस्तों इस अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। यद्यपि वो तर्क नहीं कर पाता है, लेकिन वो क्या करने लग जाता है इस अवस्था में,
वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता, वर्ग क्लासिफिकेशन, ठीक है, करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर से क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि बालकों में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता का विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, अंक पहचानना, भार, लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन जो शुरू हो जाता है, चिंतन करने की स्थिति यहाँ से शुरू हो जाती है, लेकिन चिंतन उसका मूर्त वस्तुओं के ऊपर होता है दोस्तों। याद रखेंगे आप लोग, वो जिस चीज को जैसा देखता है उसके लिए उसका वैसा ही चिंतन होता है दोस्तों। ठीक है, तो चिंतन मूर्त चीजों के लिए, यानी कि जिस जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वो प्रत्यक्ष ही वो क्या कर पाता है? चिंतन कर पाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष ही क्या कर पाता है? वो चिंतन कर पाता है। तो मूर्त अवस्था ये थी दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट अवस्था पे चलेंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो ये चौथी अवस्था है दोस्तों, तो ये चौथी अवस्था इसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था, ये अवस्था 11 वर्ष से आगे, लगभग 16-17, या ये कह सकते हैं कि आगे प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। ठीक है, तो यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। ठीक है, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने का विकास हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि अमूर्त जिसका नाम है, यानी कि जो वस्तु सामने नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उसके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है और एक मन में एक सोच डेवलप, यानी कि एक चिंतन डेवलप करता है अपना। ठीक है, इसीलिए इसको अमूर्त संक्रियात्मक चिंतन कहा गया है दोस्तों। ठीक है, और वो समस्या समाधान करने का निर्णय उसके अंतर्गत आ जाता है। कोई भी समस्या, उसका समाधान करने का जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसका विकास हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की जो क्षमता का जो विकास होता है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास होता है। तो मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास कौन सी अवस्था में होता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, क्योंकि वहां से धीरे 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 करके इस अवस्था में पूर्ण रूप से मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियम कर सकता है। तो अमूर्त नियम कर सकता है, यानी कि अमूर्त नियम ये है कि वो एक एज्यूम कर सकता है किसी चीज को। ठीक है ना, अगर उसको बोल रहे हैं कि हिमालय पर्वत, तो एक पर्वत को अपने माइंड में सोच करके एक नई उस पर अपना एक लेख लिख सकता है, या फिर कोई समस्या है तो उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। तो ये आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं थी, और उसको समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को। इसके अतिरिक्त इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जो परीक्षा उपयोगी होंगे सीटेट के लिए, वो उसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के बाद देने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिएगा विश्वास के साथ, और आप लोगों का सीटेट क्लियर कराना इस बार मेरा काम रहेगा। दिसंबर तक आप मुझे अपना टाइम दीजिएगा, मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से सीटेट क्लियर करवा करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद,